पूजा और राजू की शादी हुई थी। राजू अपने बड़े भाई के साथ रहता था। पूजा की जेठानी का नाम निशा था। निशा को अपने बड़े होने का बहुत घमंड था। वो पूजा से आए दिन काम करवाती रहती थी। पूजा सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी जेठानी को ही सास समझकर उसकी हर बात माना करती थी। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का सारा काम कर लेना, और जब मैं आऊँ तो घर में कोई काम छूटा नहीं होना चाहिए। दीदी, आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ के सारे काम संभाल लूंगी। पता है कैसे काम संभाल लेगी? मंदिर से आकर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। उल्टा सीधा काम करके रख देती है बस। पूजा को निशा बहुत कुछ कह देती थी, परंतु निशा कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर जब खाना परोसने का समय आता तब निशा ही खाना परोसती थी। ये क्या कर रही हो? दीदी, इनके लिए खाना लगा रही हूँ। जा, तू देवर जी का मुंह हाथ धुला, खाना मैं लगाती हूँ। पूजा राजू के मुंह हाथ धुलवाने के लिए चली जाती है। अरे, साबुन तो रसोई में ही रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, भूख बहुत तेज लग रही है और हाथ भी बहुत गंदे हो रहे हैं, जरा साफ तरीके से धोने होंगे। पूजा जब रसोई में जाती है तो उसकी नजर निशा पर पड़ती है। निशा रात की बची हुई रोटी और सब्जी राजू की थाली में लगा रही होती है। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती और साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हो गया? तुम इतनी खोई खोई क्यों नजर आ रही हो? साबुन लेने गई थी तो वहाँ पर किसी बिच्छू ने काट लिया क्या? कुछ नहीं, आप अंदर चलिए। पूजा राजू को अंदर ले जाती है। थोड़ी देर में निशा राजू के लिए खाना लेकर आती है। पूजा बेमन से उस थाली को पकड़ लेती है और राजू के सामने रख देती है। जैसे ही राजू एक निवाला तोड़ता है तो पूजा उसके सामने से थाली हटा लेती है और राजू को सारी सच्चाई बता देती है। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। ये सब आपके काम ना करने का नतीजा है। आप कोई काम धंधा नहीं करते ना, इसलिए सब आपको इस घर पे बोझ समझते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए। सच में पूजा, आजकल इंसान की अहमियत नहीं है, बस पैसे की अहमियत है। मैं आज से ही कोई काम धंधा ढूंढना शुरू करता हूँ। राजू काम की तलाश करता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। जब वो थक हार कर घर आता है तो पूजा उससे कहती है, एक बार जब आपने पिज्जा बनाया था तो वो बहुत ही स्वादिष्ट था। क्यों ना आप पिज्जा बनाने की दुकान खोल लें? आजकल सब पिज्जा बहुत पसंद करते हैं। आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। वो तो सब ठीक है, परंतु मेरे पास पिज्जा बनाने की मशीन नहीं है और वो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो खरीद सकूं। मेरे मायके में एक पिज्जा बनाने वाली मशीन बेकार पड़ी है, क्यों ना मैं उसे ले आऊं और आप उस पर काम करना शुरू कर दें? पूजा अपने घर से वो मशीन ले तो आती है, परंतु राजू का बनाया हुआ पिज्जा मार्केट में इतना नहीं बिकता, क्योंकि पिज्जा की और भी दुकानें होती हैं। वो उदास होकर जब घर की तरफ जा रहा था तब उसे किसी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई देता है। अरे ये गाड़ी तो इस भेलपुरी वाले को उड़ा देगी, इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ जा रही है। राजू उस गाड़ी से पहले पहुंचकर उस भेलपुरी वाले को बचा लेता है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे भी मेरे परिवार को कौन सा मेरी जान की पड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता ना तो कोई नुकसान नहीं होता। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी बातों में उदासी झलक रही है। रवि के बार बार पूछने पर राजू सारी कहानी बता देता है और रवि उसको एक पोटली देता है। ये क्या है? मेरे पास कुछ और तो नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, पर तुम ये भेलपूरी ले जाओ और अपने पिज्जा पर डाल देना। पिज्जा में कौन भेलपूरी डालता है भला? जैसा कह रहा हूँ वैसा करके देखना। राजू वो पोटली ले जाता है और अगले दिन भेलपुरी को पिज्जा के ऊपर डाल देता है। पिज्जा की महक इतनी अच्छी होती है कि दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और सब उसकी भेलपुरी वाले पिज्जा की डिमांड करते हैं। आज तक हमने बहुत तरह के पिज्जा खाए थे, परंतु भेलपूरी वाला पिज्जा तो हमने पहली बार खाया है। इस भेलपुरी वाले पिज्जा की तो बात ही अलग है। इसके आगे तो बाकी पिज्जा फेल। और मेरे लिए 3 पिज्जा पैक कर दीजिए। रवि की दी हुई भेलपुरी से बना पिज्जा अपने ही आप में बढ़ता जाता है। उसने एक पिज्जा पर भेलपुरी लगाई थी, उसी से अनेक पिज्जा बनते जा रहे थे। ये तो सच में एक जादुई भेलपुरी पिज्जा है।
मैं तो मजाक समझ रहा था कि रवि ने मुझे भला क्या दे दिया। अब तो हर कोई इस भेलपूरी पिज्जा की डिमांड कर रहा है और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। राजू अब दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। एक बार जब राजू और पूजा बात कर रहे थे तो निशा उनकी बातें सुन लेती है। पूजा, अगर तुम सही समय पर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजती और वो जादुई भेलपूरी मुझे नहीं मिलती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हर औरत की यही इच्छा होती है कि उसका पति अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो मैंने भी यही किया। अच्छा, तो ये बात है। इनके पास जादुई भेलपूरी पिज्जा है जिसकी वजह से ये इतना अमीर होते जा रहा है। मुझे वो भेलपूरी चुरानी होगी। मैं इन्हें अमीर होते हुए नहीं देख सकती। जब राजू और पूजा सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में निशा वो जादुई भेलपूरी पिज्जा चुराने के लिए उनके घर आ जाती है और उस पिज्जा को ढूंढ लेती है। अब इन्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये जादुई भेलपूरी पिज्जा मेरे हाथ लग गया है। वो जादुई भेलपूरी पिज्जा को जैसे ही हाथ लगाती है तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है और निशा से लिपट जाता है और उसको कसता चला जाता है। अरे, मेरा दम घुट रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मैंने लालच में आकर तुम्हें पाना चाहा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। निशा जैसे तैसे उस जादुई पिज्जा से जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं राजू और पूजा उस जादुई भेलपूरी पिज्जा की मदद से लोगों को फ्री में पिज्जा खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो बहुत से गरीबों के लिए अस्पताल तथा अनाथ आश्रम खोलते हैं।